सोल्यूशन के अंदर ये इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है +2 से +3 के अंदर। शायद आपको याद हो कि आप लोगों को हम लोगों ने जो नाइट्रोजन का डिटेक्शन का टेस्ट करवाया था लेजाइन सोल्यूशन के अंदर, उसके अंदर आपको बताने कि दो चीज़ें डाली होती, फेरस सल्फेट डलता है, फेरिक क्लोराइड डलता है वगैरह वगैरह। जहाँ हमने आपको कहा था कि फेरस सल्फेट यूज करना है, वहाँ पे लिखा होता फ्रेशली प्रिपेयर्ड। इसकी वजह ये थी कि अगर फेरस सल्फेट पुराना बना हुआ होता है ना तो वो फेरस सल्फेट नहीं होता, वो बेसिकली फेरिक सल्फेट ये खुद बहुत एक साल कन्वर्ट हो चुका होता है। यही वजह है कि उसको फेरस सल्फेट का सोल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर कराते हैं। बातों बात ऐसा भी होता है, मतलब इसका तरीका ये होता है कि आपने इस टेस्ट ट्यूब में लेजाइन सोल्यूशन है ना, आपने एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर लेते हैं, उसके बाद फेरस सल्फेट को मिक्सी और डिजोल्व करके वो सोल्यूशन आप लोगों ने यूज करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि जो चीज़ें बहुत इजीली ऑक्सीडाइजेबल होती है ना, उनको ज़्यादा टाइम देते नहीं, उनको फ्रेशली यूज़ करना होता है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, मैंने बचपन से ही सुना होगा कि भाई अगर आपने एप्पल को कट कर लिया तो उसको जो है ना वो जल्दी खा ले, इसलिए कि आप वो देखते हैं उसके ऊपर कलर आना शुरू हो जाता है। तो कुछ चीज़ें जो है ना बहुत तेज़ी के साथ जो है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, उनको खुला जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा आप देखें कि फेरस सल्फेट जो है ना वो क्या होगा कि वो एक्वस सॉल्यूशन, फेरस जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा +2 से +3 में। एक आयनिक इक्वेशन आपको दी गई है, यही उस जो है कैटालाइटिक प्रोसीजर जो है ना, कैटालाइटिक जो इसकी एक्टिविटी है वो आप लोगों ने बहुत मशहूर है कि जो हेबर प्रोसेस है, हेबर प्रोसेस के अंदर हमने शायद आपको पहले भी बताया हो कि ये हेबर प्रोसेस के अंदर हेबर ने अमोनिया बनाई थी फ्रॉम एयर। तो एयर से अमोनिया बनाने के लिए उसको कैटलिस्ट के तौर पर उसने आयरन को यूज किया था। और इसके अलावा हम लोगों ने आपको एक अब ये बताया कि हमने आपको इससे पहले भी आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि ट्रांजिशन मेटल बिहेव एज अ कैटलिस्ट। इसका प्रूफ हमने आपको एक जगह पहले भी दिया था। यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हैं, अब अगेन उसका एक एग्जांपल आ रहा है कि किस तरह ट्रांजिशन मेटल बाय द टेंडेंसी ऑफ चेंजिंग देयर ऑक्सीडेशन स्टेट बिहेव एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये हमारे पास है परऑक्सो डाइसल्फेट आयन है H2O2 H2OA2-। इसको क्या कहते हैं? परऑक्सो डाइसल्फेट आयन। ये परऑक्सो डाइसल्फेट आयन आयोडाइड से रिएक्ट करता है और आयोडीन बनाता है। यानी इस रिएक्शन के अंदर ये क्या कर रहा है, ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है और आयोडाइड को -1 से 0 के अंदर क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। आयोडाइड को -1 से 0 के अंदर ऑक्सीडाइज कर रहा है। लेकिन इस ऑक्सीडेशन के अंदर जो बेसिक रोल है वो किसका है? इन दोनों का नहीं, ये चुपके से आके काम किसने किया है? वो आयरन ने किया है। बेसिकली सबसे पहले परऑक्सो डाइसल्फेट आयन ने आयरन को ऑक्सीडाइज किया है +3 के अंदर, और फिर आयरन 3 ने आयोडाइड को ऑक्सीडाइज किया 0 के अंदर, और आयरन 2+ जो है ना वो रिकवर हो गया है। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो आपको ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो काम करने वाला बिहाइंड द सीन कौन है? आयरन। लेकिन वो नजर नहीं आ रहा, वो आया, खामोशी से काम किया और चलता बना है। ठीक है, तो ये खामोशी से जो वारदातें की जाती हैं वो इस तरीके से की जाती है जैसे ही हमने आपको एग्जाम्पल दिखा दी, इल्जाम आता है किसी दूसरे के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद देखो रिएक्शन ऑफ आयरन आयन इन द सॉल्यूशन, हेक्सा एक्वा आयरन आयन। और चूंकि आयरन की 3 बड़ी मशहूर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना 2, तो हमने आयरन के जो एक्वा कॉम्प्लेक्स देखने, आयरन के 2 एक्वा कॉम्प्लेक्स देखेंगे। एक वो एक्वा कॉम्प्लेक्स जो जिसमें आयरन +2 है, और एक वो एक्वा कॉम्प्लेक्स जो कि जिसमें आयरन +3 है। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? बोथ आर हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और 6 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहे हैं,
आयरन के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। अब बेटा देखो ये रिएक्शन एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमने कल देखे थे। पहले रिएक्शन में अगर आप देखो तो आयरन का जो हेक्साइक्लोर कॉम्प्लेक्स है आप पेज की आखिरी लाइन पर नजर आ रहा है। अब ये बताओ कि जो कॉम्प्लेक्स है इसका ओवरऑल चार्ज है +2 और वाटर का चार्ज है 0, तो +2 चार्ज किस पे होगा? आयरन। जी, तो ये आयरन के ऊपर है। अब यहाँ से OH ने क्या किया है, OH नेगेटिव ने क्या किया, ये जो 6 वाटर थे इसमें से 2 वाटर के H पॉजिटिव निकाल लिए और 2 वाटर बन गए। अब जब 2 H पॉजिटिव चले जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा? 2 OH नेगेटिव बन जाएंगे। कॉम्प्लेक्स के अंदर से अगर 2 H पॉजिटिव चले गए तो क्या बच जाएंगे? 2 OH नेगेटिव। अब वो 2 OH नेगेटिव और मैं इसको लिख देता हूँ जी, कल के जैसा ये रिएक्शन। बेटा आयरन का देखो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें आयरन के साथ वाटर कितने? वाटर है 6। इस 6 वाटर में से हाँ मुझे पता है 6 है। अभी जो 6 वाटर है ना उसमें से 4 को मैंने ऐसे लिख दिया और 2 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब चार्ज कितना है इनके ऊपर? +2। ठीक है, और ये चार्ज +2 किसके ऊपर होगा? आयरन के ऊपर होगा, वाटर के ऊपर तो होगा नहीं। अब यहाँ से होता क्या है कि हम इसको 2 OH नेगेटिव देते हैं। अब वो जो 2 OH नेगेटिव है वो क्या करेंगे, यहाँ से 2 H पॉजिटिव निकाल लेंगे तो क्या बनेगा? 2 वाटर बन जाएगा। और 2 वाटर बनने के बाद पीछे क्या बचा? Fe बचा है, H4 बचे और OH कितने बन गए? 2। इनका चार्ज -2, इसका चार्ज +2। जैसे ही ये बनेगा बेटे इसको देख लो जरा, जैसे ही ये बनेगा तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे ही ये न्यूट्रल होगा तो वाटर क्या करेगा? इसको छोड़ देगा और ये क्या बना लेगा? प्रेसिपिटेट। जबकि ये पहले क्या था? एक्वस था। पहले क्यों एक्वस था? इसी के चार्ज था और जैसे ही न्यूट्रल हुआ वैसे ही वाटर ने इसको डिस्चार्ज कर दिया, छोड़ दिया, प्रेसिपिटेट आउट हो गया। इसके बाद कोई रिएक्शन? यस सर, आयरन फ्री। अब देखो ये जो काम हुआ है ना, यही काम होता है फेरिक के हेक्साइक्लोर कॉम्प्लेक्स के साथ। लेकिन वहां पे चूंकि हमारे पास फेरिक हम क्या कर रहे होते हैं? 3 मोल OH नेगेटिव का रिएक्शन हो रहा होता है। जब 3 मोल OH नेगेटिव आते हैं तो 3 मोल H पॉजिटिव चले जाते हैं, जिसकी वजह से 3 मोल OH नेगेटिव बन जाते हैं। और अब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें आयरन +3 है। लिख लेना बेटा, ये पेज नंबर 63 की पहली इक्वेशन बता रहा हूँ। यस सर। इसके अंदर आयरन के ऊपर लिखो +3 और हाइड्रोक्साइड के ऊपर लिख दो, वो भी -3 हो गए। ये न्यूट्रल हो गया, जैसे ही न्यूट्रल बना वैसे ही क्या हो गया जी। अब बेटा देखो ये जो हमारे पास डायग्राम है ना, इसके अंदर आयरन का +2 का कॉम्प्लेक्स है जो कि ग्रीन कलर का है। फिर जब ये न्यूट्रल हुआ तो इसमें प्रेसिपिटेट्स आ गए। ऑन स्टैंडिंग का मतलब ये होता है, ऑन स्टैंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने खड़े रहना है, मतलब ये कि इसको थोड़ा सा टाइम मिलेगा। जब इसको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो ये क्या हो जाएगा? क्या लिखा है बताओ? ठीक है, तो ये जो प्रेसिपिटेट के ऊपर डार्क कलर के प्रेसिपिटेट्स आने हो जाते हैं, इसकी वजह क्या होती है? ये एयर से ऑक्सीडाइज हो रहा है, एयर से ऑक्सीडाइज हो रहा है। और इसके आगे जो आपको फेरिक का दिया हुआ है, तो फेरिक के अंदर क्या हो रहा है कि हेक्साइक्लोर कॉम्प्लेक्स है,
उसको हमने भेज दिया तो क्या हो गया, वो प्रेसिपिटेट आउट हो गया। और उसके बाद देखो रिएक्शन ऑफ आयरन विद अमोनिया। देखो अमोनिया भी क्या है, अमोनिया एज अ बेस है ना। अमोनिया कौन सा बेस है बताओ? अमोनिया एक लिविस बेस है, तो वो क्या करेगी, यहाँ से H पॉजिटिव निकाल लेगी। तो अमोनिया ने यहाँ से H पॉजिटिव निकाले और क्या बन गया, अगेन हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आ गए। OH नेगेटिव बनने की वजह से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बना और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनते ही आपको प्रेसिपिटेट मिल गए। और यही रिएक्शन क्या होगा, फेरिक के साथ भी हो रहा है। लेकिन फेरिक के साथ कितने मोल OH नेगेटिव रिएक्ट करेंगे, 3। बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि फेरस के साथ, क्योंकि फेरस खुद +2 होता है तो 2 मोल OH नेगेटिव रिएक्ट करते हैं, और फेरिक चूंकि +3 होता है तो उसके साथ 3 मोल OH नेगेटिव रिएक्ट करते हैं। ठीक है।